सबसे पहले बात हरियाणा से। हरियाणा में एक बार फिर से गैंग वॉर हुआ है। गुरुवार को चरखी दादरी में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार 7 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावरों ने एक के बाद एक 30 राउंड फायरिंग की है और इस हमले में 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। अब सिटी थाने के सामने हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गोलीकांड के बाद रोहित गोदरा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हरियाणा की सड़कों पर फिर गैंग वॉर। थाने के सामने अंधाधुंध फायरिंग। स्कॉर्पियो सवार 7 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गुरुवार दोपहर को हरियाणा का चरखी दादरी का ये इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दिन दहाड़े सिटी थाने के सामने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई। हमलावरों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमलावरों ने 30 राउंड फायरिंग कर काले रंग की स्कॉर्पियो को छलनी कर दिया। दादरी में बहुत भयंकर काम हुआ है। अभी सिटी थाने के जस्ट पास में गोलियां चली है पुलिस के सामने, अभी लेके भागे। अरे सिटी थाने के पास में भागे भाई। अभी गोलियां चली और 50 गोलियां चली है सिटी थाने के जस्ट सामने। ये देखिए पुलिस लापरवाही करके देख रही है। कुछ ही प्रकार का किसी प्रकार से कुछ नहीं हो रहा है पुलिस से। गोलियों की गूंज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से इलाके में लोग दहशत में आ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। हमलावर कितने बेखौफ थे उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से पैदल ही भागे। तीनों हमलावर भरे बाजार में हथियार लहराते और गोलियां दागते भाग निकले। हैरानी की बात यह है कि दिन दहाड़े शूटआउट की ये वारदात चरखी दादरी की सिटी थाने के ठीक सामने हुई। बताया जा रहा है कि 3 बदमाश सिटी थाने के पास पहुंचे और स्कॉर्पियो को रुकवाकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने एक के बाद एक 30 राउंड फायरिंग कर स्कॉर्पियो में बैठे 7 लोगों को लहूलुहान कर दिया। हमले में जिन 7 लोगों को गोली लगी उनमें मांकावास का रहने वाला अंकित, हिसार का कीर्तिमान, मानहेरू का सूरज, भिवानी का अंकित, हिसार का सनी, महेंद्रगढ़ का कृष्ण और फतेहगढ़ का अमित शामिल है। सभी घायलों को रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया गया है। गोलीकांड के बाद रोहित गोदरा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली। रोहित गोदरा गैंग के नवीन बॉक्सर का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। ऑडियो में नवीन बॉक्सर दावा कर रहा है कि चरखी दादरी में जो गोलीबारी हुई वो उसने ही करवाई है। स्कॉर्पियो पर हुआ यह हमला अनिल फतेहगढ़ी के ऊपर किया गया था। इस हमले में अनिल फतेहगढ़ी के 2 साथी मारे गए हैं और इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी उनका गैंग लेता है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस के मुताबिक हमले में घायल इन 7 लोगों पर 43 मुकदमे दर्ज हैं। ये सभी चरखी दादरी कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे। वारदात के बाद अब पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही आसपास के थाना क्षेत्रों को भी अलर्ट किया गया है। बदमाशों की तलाश में नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दिन दहाड़े थाने के सामने हुई इस वारदात से शहर में दहशत का माहौल है। और अब बात करते हैं, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से आ रही है। रामबन में पुलिस नाका तोड़कर निकली स्कॉर्पियो और पुलिस के रोकने पर स्कॉर्पियो लेकर ड्राइवर भाग गया। पुलिस ने संदिग्ध गाड़ी पर 3 राउंड फायरिंग की है। पुलिस, सीआरपीएफ, सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। इलाके की घेराबंदी करने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर के रामबन से। रामबन में पुलिस की बैरिकेडिंग थी और इस पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर एक स्कॉर्पियो ने भागने की कोशिश की। इसमें मौजूद ड्राइवर को संदिग्ध माना जा रहा है। तो जैसे ही उसको रोका गया तो उसने गाड़ी भगा ली।
जिसके बाद पुलिस की ओर से कई राउंड फायरिंग की गई है। अब पूरे इलाके में सीआरपीएफ, सेना और पुलिस ने घेराबंदी कर दी है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और स्कॉर्पियो की तलाश की जा रही है। अब राजस्थान में भारी बारिश के बाद से सरकारी स्कूल की बदहाली की पोल खुलने लगी है, जहां पर जयपुर में स्थित सेठ आनंदी लाल पोद्दार मुख बधिर स्कूल में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं और बुनियादी सुविधाएं और अव्यवस्था से परेशान दिव्यांग छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली और जब मौके पर जाकर के देखा तो स्कूल में क्लासरूम की छत से पानी टपकता हुआ नजर आया। न स्कूल में बिजली थी, ना साफ पानी था। मामले में प्रबंधन पर सवाल उठे तो स्कूल प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया। अब स्कूल की मरम्मत के काम को शुरू कर दिया गया है, लेकिन इतने दिनों तक जब ये सब कुछ चल रहा था तो प्रशासन चुप क्यों बैठा था, ये सवाल पूछा जा रहा है। ये कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है, ना ही ये कोई कबाड़ का गोदाम है जहां छत से पानी टपक रहा है। गंदगी इतनी है कि कोई 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। स्विच बोर्ड टूटे पड़े हैं, दीवार पर सीलन है, कुर्सियां टूटी हुई हैं। एक एक तस्वीर उस सोते सिस्टम की है, उस लापरवाह सिस्टम की है, जिसकी वजह से देश के भविष्य परेशान हो रहे हैं। सारे जले हुए पड़े हैं सर। कोई भी मूक बधिर बच्चा इसमें हाथ डाल दे गलती से, उनको क्या पता कि क्या चीज़ है इसके अंदर सर। देखिए कोई काम नहीं कर रहा, सब आइसोलेटर वगैरह सब डायरेक्ट कर रखे हैं सर। ये स्मार्ट क्लासरूम का बोर्ड बना रखा है तो पढ़ाते कैसे होंगे फिर? वो सर क्या पता, देखिए अब आपके सामने की बात है। ये बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन आज इनकी खामोशी भी सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल बन गई है। राजस्थान के जयपुर में राजकीय सेठ आनंदी लाल पोद्दार मूक बधिर विद्यालय का हाल कैसा है वो आप खुद देखिए। क्लासरूम में कुर्सियां टूटी पड़ी हैं, डॉग्स घूम रहे हैं, लाइट टूटी पड़ी है, पंखे खराब हैं, हर जगह गंदगी ही गंदगी है और स्मार्ट क्लास बस कागजों में है, क्योंकि जमीनी हकीकत देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। पोद्दार मूक बधिर स्कूल जो कि उच्च माध्यमिक स्कूल है, उसके बाथरूम, क्लासरूम, रहने वाली जगह सब कुछ खराब सड़ रहा है। ये अब नगर निगम को बुलाया गया है सफाई करने के लिए। इतने सालों से यहाँ की स्थिति बद से बदतर है, हम आप इसमें अंदर जाने से कतराएंगे, इतनी ज़्यादा गंदगी है। लेकिन अब आप हमारे कैमरे से देखिए ये क्या दिखाना चाहते हैं। गंदगी, गंदगी की भरमार है यहाँ पर, गंदगी की भरमार यहाँ पर। ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी की भरमार है, यहाँ पर कोई खड़ा नहीं हो सकता, बदबू मारता है, इसलिए इस जगहों को देखें। कम से कम प्रशासन जागे। भजनलाल सरकार में बमुश्किल जो मूक बधिर बच्चे जो किसी तरीके से यहाँ हॉस्टल में उनको रखा जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है, उनकी स्थिति बद से बदतर है और उसको देखने वाला फिलहाल कोई नहीं है। स्कूल का हाल खस्ता है और सुध लेने वाला कोई नहीं है। बच्चे बार बार शिकायत करके थक गए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद गुस्साए छात्र सड़कों पर उतरे और तब जाकर मामला संज्ञान में आया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में साफ सफाई तो छोड़िए, बच्चे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और अगर किसी बच्चे को चोट भी लगती है तो कोई टीचर कुछ नहीं करता। इंडिया टीवी की टीम जब पोद्दार मूक बधिर स्कूल पहुंची तो छात्रों ने हमें एक एक जगह दिखाई और स्कूल के हाल देखकर हमारे भी होश उड़ गए। देखिए ये इशारों से समझा रहे हैं कि यहाँ गंदगी कितनी ज़्यादा पार्क में है। ये इनके खेलने के लिए है जगह और ये पार्क में गंदगी बहुत ज़्यादा। अब आप हॉस्टल्स, ये इनके रहने की हॉस्टल की जगह है। ये कुछ बोल नहीं सकते लेकिन इशारे से इतनी बात मजबूती से अपनी रख देंगे कि आप देख के अंदाज़ा लगा देंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये सारे पूरे जगह को दिखाना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ गंदगी है। छत से, भवन से पानी टपकता है, छत गिर गई है यहाँ से कई बार। ये जो कहना चाह रहे हैं, ये सब इशारों से समझाना चाह रहे हैं कि गंदगियाँ बहुत ज़्यादा है, बदबू मारता है सब कुछ, पूरा सब कुछ यहाँ पर। आप देखिए ये मूक बधिर
जो स्कूल है उसकी स्थिति है। ये हॉस्टल, स्कूल सब यहाँ पर, गंदगी का अंबार देखिए, कौन यहाँ पर रहेगा, किस तरीके से। ये इनका बाथरूम है जो सड़ रहा है, यहाँ पर हम आप खड़े नहीं हो सकते, गंदगी की इतनी ज़्यादा भरमार है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बच्चे रह रहे हैं। हॉस्टल के हाल भी बेहाल है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है और उनकी शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जब छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया तो मौके पर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे और सीएम भजन लाल को लेटर लिखकर शिकायत करने की बात कही। अभी बच्चों की प्रॉब्लम यही थी, एक तो टीचर जो है ये साइन लैंग्वेज होती है, तो बिना साइन लैंग्वेज के जो टीचर लगे हुए हैं अधिकांश, वो क्या पढ़ाएंगे जब उनको साइन लैंग्वेज खुद को नहीं आती है, इनको क्या पढ़ाएंगे। तो इनकी उस संबंध समस्या है। फिर जो व्यवहार किया है टीचर्स का, इनके नियम कायदे फॉलो होते ही होते हैं, सरकार सुविधाएं देती है वो इन तक पहुंचती नहीं पहुंचती है, बिल्डिंग जर्जर हालत में है, बाथरूम गंदे पड़े हैं, गंदगी साफ नहीं होती है, जनरल समस्या उन्होंने बताई है। तो मैं अभी इसको मुख्यमंत्री खुद को लिखूंगा पत्र, डीओ लेटर, बताऊंगा मैं जाके आया हूँ और मेरा खुद का बैकग्राउंड इनकी सेवाओं से शुरू हुआ है। मैं उनको एहसास करवाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप भी ज़्यादा ध्यान दें। राजस्थान में भजनलाल सरकार को 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन मामले में जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने सारा ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ दिया। शिक्षा मंत्री ने सीधे आरोप लगा दिया कि ये सब उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। बिल्कुल ठीक नहीं थी, जानबूझकर व्यवस्थाएं खराब की गई थी, क्योंकि वो जो थे वो कांग्रेस के पाले हुए ही थे, जो प्रिंसिपल थे, क्योंकि वो उस योग्य नहीं थे कि उनको प्रिंसिपल रखा जाए। कोर्ट ने भी कहा हुआ था, लेकिन कांग्रेस के शासन से इनको रखा हुआ था। उनको एक बार हटा भी दिया, लेकिन कार्य व्यवस्थार्थ ले आए। हमने सोचा लगा होगा क्योंकि हमारे अधिकारियों ने देखा नहीं होगा किसी कारण से, और उसकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, उनको निलंबित कर दिया है, क्योंकि वह एक तरह से व्यवस्था बिगाड़ने के लिए कांग्रेस ने कोई दूध छोड़ा हुआ हो, इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ थी। और जो कमियां हमने पाई गई उसको ठीक कर रहे हैं। सरकार दिव्यांगों के अधिकारों और समावेशी शिक्षा की बात करती है, लेकिन जब प्रदेश के सबसे प्रमुख मूक बाधित संस्थान के छात्र ही सड़क पर उतरने को मजबूर हों, तो सवाल उठना लाजिमी है कि योजनाएं जमीन पर कितनी असरदार हैं। जो सरकार स्मार्ट क्लास की बात करती है, वहां स्मार्ट तो छोड़िए, क्लासरूम में पंखे और लाइट तक काम नहीं करते। लोहे की टूटी फूटी कुर्सियां यहाँ पर रखी हुई हैं, इसी पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये बच्चों के भविष्य का निर्माण है, जबकि आज सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए किस तरीके का खर्चा कर रही है। हाईटेक क्लासरूम बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन हाईटेक सिर्फ कागजों में है। हकीकत में आप देखिए, मूक बधिर बच्चों के लिए ही जिनको स्पेशल सुविधाएं मिलनी चाहिए, इन स्पेशल बच्चों के लिए तमाम अच्छी सुविधाएं होती हैं। और अब बात उस हाई प्रोफाइल एक्सप्रेसवे की जिसकी हालत उद्घाटन के 23 दिन में ही खराब हो गई। 13 जुलाई को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, लेकिन उद्घाटन के 23 दिन के अंदर एक्सप्रेसवे की सड़क जगह जगह से बैठ गई, कई जगह पर बड़े गड्ढे हो गए और दरारें पड़ गई। इस पूरे मामले पर सियासत अब शुरू हो चुकी है, तब जाकर के NHAI की नींद खुली और अब एक्सप्रेसवे की रिपेयरिंग का काम शुरू हो चुका है। एक्सप्रेस वे पर कहीं गड्ढे तो कहीं दरार, तो कहीं धंस गई सड़क, तो कहीं चल रहा रिपेयर का काम। जी हां, ये तस्वीरें उस हाई प्रोफाइल एक्सप्रेस वे की हैं जिसकी हालत उद्घाटन के 23 दिन में ही खराब हो गई। हैरान करने वाली तस्वीरें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की हैं। इसी साल 13 जुलाई को इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। रंगारंग कार्यक्रम में इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ था, लेकिन उद्घाटन के 23 दिन के अंदर ही एक्सप्रेस वे की सड़क जवाब देने लगी। जगह जगह सड़क बैठ गई,
बड़े बड़े गड्ढे हो गए, दरारें पड़ गई। 4700 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेस वे की लोग रील्स बनाने लगे। सोशल मीडिया पर इसे ट्रोल किए जाने लगा, जिसके बाद NHAI की नींद खुली और एक्सप्रेस वे की रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ। रिपेयरिंग की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक वन वे किया गया है। जिस जगह पर गड्ढे हैं वहां पूरी सड़क उखाड़ी जा रही है, नए सिरे से सड़क बनाई जा रही है। अब कहा जा रहा है कि इस पर करीब 3 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सिर्फ 23 दिन में बुरा हाल होने वाले इस एक्सप्रेस वे को PNC इंफ्राटेक कंपनी ने बनाया है। 5 जनवरी 2022 को काम शुरू हुआ था। 63 किलोमीटर एक्सप्रेस वे को बनाने में कंपनी ने अच्छी खासी तेजी दिखाई। 1650 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर दिया। ये देश का पहला बैरियर लेस एक्सप्रेस वे है। पूरे रोड पर AI कैमरे लगे हैं जो सड़क हादसों का अलर्ट कंट्रोल रूम को भेजते हैं। लेकिन ये एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 23 दिन में ही उधड़ गया। सबसे पहले 26 जुलाई को उन्नाव में सड़क धंसी। 64 किलोमीटर पॉइंट पर स्लिपेज सामने आए। NHAI इसे रिपेयर करता उससे पहले ही धड़ाधड़ सड़कों में गड्ढों की खबरें सामने आने लगी। 31 किलोमीटर पॉइंट पर ट्रक का पहिया सड़क पर ही धंस गया। असोहा के कामथा गांव के पास 37 किलोमीटर पॉइंट पर सड़क टूटने की खबर आई। 40 किलोमीटर पॉइंट पर मिट्टी कटने से सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया। 62 किलोमीटर पॉइंट पर सड़क 6 बार धंसी। 15 मीटर हिस्सा पूरी तरह दब गया, बड़ा गड्ढा बन गया। सड़क पर गड्ढों की तस्वीरें सामने आने लगी तो सियासत होने लगी। अखिलेश यादव ने पंखों से सड़क सुखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। इसे तरक्की की नई हवा कहा। कांग्रेस ने भी ट्वीट कर कहा कि भ्रष्टाचार को पंखों से सुखाया जा रहा है। विजय जी, आज हम लोग चौथे दिन यहाँ हम लोग हाईवे पर हाई हुए हैं। यहाँ पे आज देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह पंखे लगा के ये सड़क को सुखाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले लोग भी इन गड्ढों और धंसी सड़क से परेशान हैं। उन्हें भी लगता है कि एक्सप्रेसवे बनाने के दौरान ठीक से सुपरविजन नहीं हुआ। फेक वीडियो बनाने वालों पर अब बड़े एक्शन की तैयारी ली जा रही है। दरअसल गुजरात की गांधीनगर पुलिस ने एक फेक वीडियो बनाने वाले पर FIR दर्ज कर ली है, जिसमें पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पुल के डैमेज के और दूसरे अप्रोच रोड पर जमीन धंसने के वीडियो के मामले में ये FIR दर्ज हुई है। दरअसल 21 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में बने अलुवा सादरा पुल का लोकार्पण किया था। 2 दिन बाद ही इलाके में जबरदस्त बारिश हो गई, जिसके चलते ब्रिज पर बाईं तरफ जमीन के सरफेस में छोटा सा इरोजन हो गया। अब इसके बाद इंस्टाग्राम पर इस पुल से रिलेटेड पोस्ट वायरल होने लगी। दावा किया जाने लगा कि पुल में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जबकि जांच में सामने आया कि वो AI वीडियो था। खबर भोपाल से है, जहां पर नगर निगम के एक ठेकेदार ने कमाल ही कर दिया। ठेकेदार को 10,000 पेड़ लगाने का ठेका दिया गया था। उसने इन पेड़ों को लगाने के लिए 700 से ज्यादा पुराने हरे भरे पेड़ों को ही काट दिया। कितने? अब ठेकेदार को भोपाल के इलाके में मदर बुल डेयरी फार्म के नजदीक से 8 एकड़ जमीन पर 10,000 नए पौधे लगाने थे। इसके लिए एक जगह से कांटेदार पेड़ हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन लोगों का आरोप यह है कि कांटेदार पेड़ों की आड़ में ही इस ठेकेदार ने 700 से ज्यादा हरे भरे पेड़ भी काट दिए। ये पूरा मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लिया, उस पर जुर्माना लगाया। आरोप यह है कि ठेकेदार ने इस इलाके में 700 से ज्यादा सालों पुराने बबूल, शीशम और महनी के पेड़ों को उखाड़ करके फेंक दिया। तो बबूल पूरा हटाना है। लगाइए, पर्यावरण बचाइए। पर्यावरण बचाओ अभियान के दौरान ये संदेश आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में इसकी तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। पहले पेड़ काटिए, फिर पेड़ लगाइए। जी हां, इस वक्त इंडिया टीवी की टीम स्टेट डेयरी फार्म के उस जगह पर खड़ी है जहां पर आपको इस तरीके के तमाम पेड़ कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो राजधानी के नगर निगम के उस अभियान का हिस्सा है, जो इस स्टेट फार्म में तकरीबन 10,000
पौधों का रोपण होना है ताकि पर्यावरण बचाया जाए। लेकिन उससे पहले तस्वीरें इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, तमाम ऐसे पेड़ जो 20 से लेकर 50 साल तक पहले के थे, उन्हें बकायदा जेसीबी के माध्यम से और कटर मशीन के माध्यम से काटा गया और उसके बाद ये पूरी जगह देखिए आप समतल कर दी गई है। इस समतल जमीन पर अब 10,000 पौधे जो हैं उनका रोपण किया जाएगा। यानी पहले प्रकृति का गला घोटा गया है, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाया गया। दूर तक देखें आप, ग्रीनरी देखिए, ये कलियासोत डैम का इलाका है। पर्यावरण आपको दिखाई देगा चारों तरफ, चाहे वो नीम के पेड़ हो और आपको दूर दिखाई देगा आम के पेड़, तमाम संरक्षित प्रजातियां जो हैं। और अब इस मामले पर इंडिया टीवी ने जब नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी से सवाल किया तो उन्होंने ठेकेदार की गलती को माना और बताया कि उन्होंने ठेकेदार पर 3,30,000 का जुर्माना लगाया है। सर, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ ये अभियान तो सुना था, पर पहले पेड़ काटो, फिर उसके बाद गड्ढा करो और फिर उसके बाद फिर पेड़ उगाओ, ये तो मतलब किस तरीके का अभियान निकला? देखिए, राजधानी भोपाल में भोपाल नगर निगम द्वारा लार्ज स्केल पे अलग अलग क्षेत्रों में प्लांटेशन किए जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एक साइट पर यह शिकायत हमें प्राप्त हुई कि उसने प्लांटेशन एरिया को तैयार करने में कुछ जो इस प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ों को भी काटा, तो हमने तत्काल उस पर संज्ञान लिया है, कार्रवाई की है और उसको डबल क्षमता यानी जितने पेड़ कटे उससे डबल पेड़ लगाने के और 3 साल तक मेंटेन करने के निर्देश दिए हैं। प्रति पेड़ हमने पेनाल्टी भी लगाई है और लगभग 3-3.5 लाख की उस पर पेनाल्टी लगाने को, उसको पनिश करने का भी काम किया। इस बीच एक बड़ी खबर, राहुल के घर पर 5 सुनहरी बाग रोड पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राहुल के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे साधु संत, जिसको लेकर के राहुल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेतावनी के बाद राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। और ये उसी वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए जो साधु संत पहुंचे थे, इसे देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती राहुल के घर के बाहर कर दी गई है। झारखंड की जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ हजारों छात्र राज्य की सड़कों पर उतरने लगे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र तो पिछले 14 दिनों से आंदोलन करके बैठे हुए हैं। गुरुवार को छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए सरकार को 11 मेंबर का नाम भी भेज दिया गया। अब इसके बाद रात में छात्रों से रांची के एसडीएम कुमार रजत और एडीएम धनंजय कुमार ने मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के बाद भी सरकार और छात्रों के बीच मीटिंग का टाइम और जगह साफ नहीं हो पाई है। इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने छात्रों से बात की है और छात्रों ने राहुल गांधी से मांग की है कि वो सीएम हेमंत सोरेन से बात करें और छात्रों की मांग पूरी कराएं। अब दूसरी तरफ छात्रों के समर्थन में आज लेफ्ट संगठन आइसा के विधानसभा मार्च का ऐलान कर दिया है। हालांकि छात्रों ने आइसा के मार्च से खुद को अलग कर लिया। झारखंड की सोरेन सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए मंत्रियों की टीम बना दी। आंदोलन कर रहे छात्रों की टीम भी तैयार है, लेकिन बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई। वजह है, सोरेन सरकार ने अभी तक ना तो बातचीत के लिए जगह बताई है और ना तारीख। इसी वजह से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। झारखंड की जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। भारी बारिश के बीच भी छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, लेकिन सोरेन सरकार की आधी अधूरी सुध से छात्र नाराज हैं। गुरुवार को छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए सरकार को 11 मेंबर के नाम भेजे गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आने के बाद अब छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर परीक्षा व्यवस्था में तुरंत सुधार नहीं किया गया तो उनका आंदोलन और भी बड़ा रूप ले लेगा। ऑप्शन ही नहीं है। एक बार प्रतिनिधिमंडल झारखंड की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल आई थी मिलने के लिए, एसडी सर आए थे वे,
तो हम लोग को क्या बोलते हैं डेलीगेट टीम रेडी भी हो चुकी है। उन्हें कल का ही टाइम था, बट पता नहीं कल क्या हुआ। कल उधर से टाइमिंग नहीं दिया गया सरकार से मेरी तरफ कि हम लोग कब मिलना है और कहाँ मिलना है, ना टाइमिंग दिया गया और ना स्थान दिया गया। तो आज फिर से शायद उम्मीद बन सकता है फिर से डेलीगेट टीम को बुलाया जाए। तब इंतजार है सरकार की कब हम लोग को बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग का डेलीगेशन तो रेडी है। इस बीच लेफ्ट के स्टूडेंट विंग AISA ने आज विधानसभा मार्च का ऐलान किया है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने खुद को AISA के इस मार्च से अलग रखा है। छात्रों का कहना है कि AISA के प्रोटेस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका विधानसभा घेराव का कॉल 10 अगस्त का है। हम मांग करते हैं कि 14वीं JPSC परीक्षा रद्द हो, दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाए और परीक्षा के लिए जल्द से जल्द न्यू कैलेंडर जारी किया जाए। छात्रों के इस आंदोलन के समर्थन में 7 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे बिरसा चौक रांची में आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा घेराव में भारी संख्या में इस आंदोलन का हिस्सा बने और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएं। 7 तारीख को जो आयशा का मार्च प्रस्तावित है विधानसभा घेराव का, उससे हम छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं और अड़िग हैं इस बात पे कि हम 10 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल का घेराव से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आयशा के साथ हम लोगों का कोई बातचीत नहीं है और बिल्कुल हम न्यूट्रल हैं। हम नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हम छात्र बस अपने बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा मार्च 10 तारीख को है। छात्रों का साफ साफ कहना है कि वो अपने आंदोलन को पॉलिटिकली हाईजैक नहीं होने देंगे। छात्रों ने ऐलान किया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की गारंटी नहीं देती, तब तक वो इस धरने से नहीं उठेंगे। छात्रों ने सरकार के सामने 5 प्रमुख डिमांड रखी हैं। पहली डिमांड 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा की जांच हो। दूसरी डिमांड पेपर लीक और गड़बड़ी की CBI जांच हो। तीसरी डिमांड भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। चौथी डिमांड दोषी अफसरों और दलालों पर कार्रवाई हो। और 5वीं डिमांड जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई उन्हें रद्द करके दोबारा परीक्षा हो। गुरुवार को छात्रों ने प्रोटेस्ट साइट पर एक लिस्ट लगाई जिसमें दावा किया गया कि किस एग्जाम को पास कराने का रेट कितना था। JPSC में DSP 1 करोड़ 20 लाख, FRO 80 लाख, BDO 90 लाख, CO 1 करोड़। वहीं JSSC में CGL 70 लाख, BSO 40 लाख, PGT 30 लाख, SI 39 लाख और JE 25 लाख। छात्रों का आरोप है कि JPSC और JSSC परीक्षा में नौकरी बेची गई। जिन्होंने पैसे दिए उन्हें ज्वाइनिंग मिली, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उन्हें बाहर कर दिया गया। यहाँ JPSC और JSSC का दोनों बिकता है नौकरी। झारखंड में नौकरी और उद्योग चलता है, जिसको लेना है पैसा लेकर आवे या नौकरी ले जाए। जैसा पैसा वैसा नौकरी देंगे आपको हम, चाहे आपका डिग्री कोई भी हो। अगर डिग्री नहीं हो तो डिग्री भी आपका सेट हो जाएगा। ये हमारे मनगढ़ंत नहीं है, हमने इसे नहीं लिखा है, ये CID की रिपोर्ट में है। ये अभय तिवारी ने इसका खुलासा किया। जैसे हम फ्री का एग्जाम देकर आए, JPSC का फ्री दिए, घर आए, उधर से अननोन पर्सन का कॉल आता है कि आप एग्जाम JPSC पे बैठे हो। तो हम पूछते कौन है आप, तो बोलते नहीं आपका ये उम्र सीट है, आप ये है, आप यहाँ पे मिलिए, आपका JPSC में करा देंगे, आप मुझे इतना पैसा दीजिए, इतना करा दीजिएगा, ये ऐसे सेटिंग होगा, आपको ये पद देंगे। ऐसे करप्ट हो रहा है और इस टाइप से सीट भी गिरा है। रांची में छात्रों के आंदोलन की गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। 13 दिनों तक छात्र आंदोलन पर खामोश रहने वाले राहुल गांधी अब छात्रों के समर्थन में उतरे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने फोन पर रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की। इसके बाद राहुल ने सरकार से छात्रों की बातें सुनने और भर्ती परीक्षा में सुधार की मांग की। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए
एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। छात्रों ने भी राहुल गांधी से अपनी वही डिमांड दोहराई जो वो सोरेन सरकार से कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल है, इसीलिए राहुल गांधी हेमंत सरकार से बात करें। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंचे साधु संतों को हिरासत में ले लिया गया है। साधु संतों का एक ग्रुप राहुल गांधी के घर के बाहर 5 सुनहरी बाग रोड पर जाकर के प्रोटेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें उससे पहले ही रोक दिया और हिरासत में ले लिया। पुलिस ने राहुल गांधी के घर की सुरक्षा भी एक तरफ बढ़ा दी है और जो साधु संत राहुल गांधी के घर का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें भी पुलिस की टीम ने हिरासत में ले लिया। और हम देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं।